हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आरसीसी के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज के इस साइंस के नए सेशन में हम लोग रसायन विज्ञान के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसका चैप्टर नंबर 5, यानी हम लोग बात करेंगे बच्चों तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण को लेकर। तो मैं बिना विलंब किए शुरुआत करता हूँ प्यारे बच्चों आज के हमारे साइंस के सेशन की। देखिए बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। हम लोग बात करेंगे बच्चों तत्वों के बारे में कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, किस प्रकार से किया गया, इसके वर्गीकरण के लिए किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या प्रयास किया, उनके प्रयासों में क्या क्या कमियां रही, और वर्तमान समय में हमारी प्रकृति के अंदर टोटल कितने तत्व विद्यमान है। इन सब चीज़ों की बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, वर्तमान समय में देखो हमारी प्रकृति के अंदर बच्चों कितने तत्वों की जानकारी है, 118 तत्वों की। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्तमान समय के अंदर हमारी प्रकृति के अंदर कितने तत्व ज्ञात है, तो आप कहोगे प्यारे बच्चों 118 तत्व, जिनमें से बच्चों 98 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं। अर्थात 98 तत्व बच्चों, कुछ बुक में ध्यान रखना 94 भी लिखा गया है। तो ये ऐसे तत्व हैं बच्चों जो हमारे को प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। बाकी जो बच गए हमारे 20 तत्व, उनको हमने स्वयं ने बनाया है। उनको क्या कहा जाता है बच्चों? कृत्रिम तत्व, यानी मानव द्वारा निर्मित तत्वों के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको मालूम है कि सर टोटल 118 तत्व है। इसका मतलब सभी तत्व जो है बच्चों वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग गुणधर्मों को क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। तो फिर क्या किया गया? इन तत्वों का जो अध्ययन है उसको सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए बच्चों क्या किया गया? वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, सबसे पहले तो क्या किया गया था? जो ज्ञात तत्व थे उनका वर्गीकरण किया गया था बच्चों किसके रूप में? धातु और अधातु के रूप में। ठीक है, लेकिन बाद में बच्चों उनका क्या किया गया था? आवृत्ति वर्गीकरण के रूप में प्रयास किया गया था। ठीक है बच्चों, चलो ये सब चीज तो आपको यहाँ पर देखने को मिली। क्लियर? जैसे आपने पढ़ा कि वर्तमान समय के अंदर सर 118 तत्वों की जानकारी है और इनमें से 98 प्राकृतिक रूप से हमारे पास में पाए गए हैं। दूसरी बात, सभी तत्व क्या करते हैं बच्चों? भिन्न भिन्न गुणधर्मों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात, इन तत्वों के सरल और सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए ही इनका क्या किया गया था बच्चों? वर्गीकरण किया गया था। सबसे पहले तत्वों को बच्चों 2 भागों में बांटा गया था, धातु और अधातु में। और उसके बाद में तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण का क्या किया गया था बच्चों? प्रयास किया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो हम बात करें कि क्या नाम से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण। अब बच्चों ध्यान से समझना आप लोग इस बात को, किसी मौलिक गुण को, क्लियर, आधार बनाकर किया गया ऐसा वर्गीकरण जिसमें निश्चित अंतराल के बाद बच्चों क्या होते हैं? समान गुण वाले तत्व पुनः क्या हो जाते हैं? बताओ, उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार तत्वों का वह क्या कहलाता है बच्चों? आवृत्ति वर्गीकरण कहलाता है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना आप लोग। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर जब बच्चों तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण किया गया तो उस कंडीशन में क्या किया गया? मौलिक गुण को बच्चों आधार बना लिया गया। ठीक है, और मौलिक गुण को आधार बनाकर इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया जिसमें हमें पता चला कि निश्चित अंतराल के बाद में समान गुण वाले तत्व क्या हो जाते हैं बच्चों? पुनः उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार तत्वों का यह वर्गीकरण क्या कहलाया गया? आवृत्ति वर्गीकरण के नाम से जाना गया। तो अगर बच्चों आपसे मान लो 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए, यानी बच्चों अगर केवल आपसे उसकी परिभाषा पूछी जाए तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर किया गया ऐसा वर्गीकरण जिसमें निश्चित अंतराल के बाद में
समान गुण वाले तत्वों की क्या हो जाती है, उपस्थिति वहां पर हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों तत्वों का वर्गीकरण क्या कहलाता है बताओ, आवृत्ति वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। जितने भी प्यारे बच्चे यह क्लास ले रहे हैं वो ध्यान से सुने मेरी बात। बच्चों आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ बच्चों आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिखाई दे रही है, इसकी मेरे पास ऐसे की ऐसी बच्चों पूरी PDF है। आप लोग अपने व्हाट्सअप नंबरों से मुझे ये जो बच्चों आपको हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके पास में सीधा इसकी PDF भेज दूंगा। तो वहाँ से बच्चों आप लोग क्या करोगे, अपनी जो फेयर कॉपी है उसके अंदर नोट्स तैयार करोगे। ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर इस चैप्टर के अंदर किसी भी प्रश्न को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर अगर कोई भी समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर बच्चों आपको क्लास समझ में आ रही है तो आपको इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है। बच्चों आपके साथ के जितने भी बच्चे हैं, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स जुड़े हुए हैं, उन सब पे आपको शेयर करना है, ताकि बच्चों ये क्लास उन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए जो वर्तमान समय में कक्षा 10 में अध्ययनरत है और साइंस विषय की एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो वर्गीकरण के जो बच्चों विभिन्न प्रारंभिक यानी जो स्टार्टिंग के जो प्रयास थे, उनमें देखो सबसे पहले नाम आता है, एक तो डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक थे। बच्चों इन्होंने तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण को लेकर क्या दिया था, एक त्रिक सिद्धांत दिया था। ठीक है बच्चों, डोबेराइनर के बाद में देखो जो दूसरे वैज्ञानिक का नाम आता है हमारे पास, वो है बच्चों न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने क्या किया था बच्चों, एक अष्टक सिद्धांत दिया था। ठीक है। और इसके बाद में नाम आता है बच्चों लोथर मेयर का परमाणु भार या परमाणु आयतन वक्र सिद्धांत। ठीक है। तो ये कुछ स्टार्टिंग के क्या थे बच्चों, क्या नाम से हम लोग कह सकते हैं, प्रारंभिक प्रयास थे जो वर्गीकरण को लेकर इन वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए थे। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास जब त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुए, यानी उनके अंदर बच्चों कुछ कमियां पाई गई, तो उसके उपरांत का मतलब क्या होता है बच्चों, बाद में। ठीक है। तो उसके बाद में देखो क्या किया गया, उनके आवृत्ति वर्गीकरण का जो प्रथम प्रयास है बच्चों, सबसे पहला जो प्रयास है वो मेंडलीफ ने किया था। ठीक है। और ध्यान रखना, मेंडलीफ ने जो सबसे पहला प्रयास किया था बच्चों, उसमें आवर्त के नियम को मेंडलीफ ने क्या बनाया था, एक आधार बनाया था। ये बात आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान में रखोगे। क्लियर। मैंने आपसे क्या कहा, आप लोग ध्यान रखना बच्चों, जब तत्वों का वर्गीकरण किया गया था, यानी जब तत्वों के वर्गीकरण को लेकर प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है बच्चों। और जब वो प्रयास क्या हुए थे, त्रुटिपूर्ण हो गए थे, यानी डोबेराइनर का सिद्धांत भी त्रुटिपूर्ण रहा, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत भी त्रुटिपूर्ण रहा। बच्चों आपके दो ही काम में आएंगे, लोथर मेयर का परमाणु भार का सिद्धांत भी क्या रहा, त्रुटिपूर्ण रहा। यानी इनके अंदर जब कुछ कमियां पाई गई तो उसके बाद में बच्चों क्या किया गया, आवृत्ति वर्गीकरण का जो सबसे पहला प्रयास, ध्यान रखना, वो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने किया था बच्चों। और इसके लिए बताओ उन्होंने किसको आधार बनाया था, तो आप कहोगे बच्चों आवर्त के नियम को बच्चों उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आधार बनाया था। ठीक है। इसके बाद में बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आता है बच्चों डोबेराइनर के त्रिक। ध्यान से देखो, सन 1817 की बात है बच्चों। ठीक है। 1817 में क्या किया गया था, जर्मन के रसायनज्ञ, यानी हम लोग कह सकते हैं बच्चों जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, और उनका नाम क्या था बच्चों, बताओ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वुल्फगांग। ठीक है। वुल्फगांग डोबेराइनर। देखो बच्चों, वुल्फगांग जो डोबेराइनर है, इन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म वाले जो तत्व होते हैं उनको क्या किया बच्चों, एक समूह के रूप में ना व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, क्या नाम से, तीन तत्व वाले जो समूह थे उनका क्या किया बच्चों, चुनाव किया। जब तीन तत्वों वाले समूह को जब बच्चों उन्होंने चुना, तो उसके बाद में देखो क्या हुआ, उन समूहों को क्या नाम दिया गया, डोबेराइनर के त्रिक आ गया।
डोबे राइनर ने बताया कि त्रिक के जो तीनों तत्व है बच्चों, ठीक है, उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लोग उनको रखेंगे तो बीच वाला जो तत्व होगा उसका जो बच्चों परमाणु द्रव्यमान आएगा वो अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान का क्या होगा बताओ, लगभग औसत होगा। अब देखो बच्चों, गौर से सुनना, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, डोबे राइनर ने क्या किया था बच्चों, क्या नाम से तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण को लेकर एक त्रिक सिद्धांत दिया था। और बताओ बच्चों ये कब की बात है, तो आप कहोगे सर 1817 की बात है। ठीक है बच्चों, जर्मन के ये वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम क्या था बताओ, वुल्फगांग डोबे राइनर। ठीक है बच्चों, इसने क्या किया, ऐसे तत्वों को उठाया जिनके गुणधर्म क्या थे बच्चों, समान थे। ठीक है, समान गुणधर्म वाले तत्वों को बच्चों उन्होंने क्या किया, समूह के अंदर यानी एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किया। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, एक समूह के अंदर कितने तत्वों को लिया, तीन तत्वों को लिया और तीन तत्वों को एक जगह रखकर, जैसे मान लो बच्चों मैं आपसे कहूं कि जैसे ये पहला समूह था, इसके अंदर बताओ बच्चों कितने तत्वों को ले लिया, 3 तत्वों को। फिर दूसरा समूह था, इसके अंदर भी बच्चों कितने तत्वों को लिया, 3 तत्वों को। इसी प्रकार देखो ये तीसरा समूह था और इसके अंदर भी बताओ कितने तत्वों को लिया, 3 तत्वों को। जब बच्चों डोबे राइनर ने 3 समूह के तत्व बनाए, क्या नाम से 3 तत्वों के समूह बनाए, तो उसके दौरान केवल कितने समूह बना पाया बच्चों, केवल 3 ही समूह बना पाया। ठीक है, उसके बाद इसका सिद्धांत क्या रहा था बच्चों, असफल रहा था। तो इसके माध्यम से पता चला कि जो पहला और जो अंतिम तत्व है बच्चों, पहले और अंतिम तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, उस परमाणु द्रव्यमान का जो औसत आएगा वो इस बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या आएगा बच्चों, लगभग बराबर आएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लेना आप सभी मेरी बात। डोबे राइनर ने क्या किया था बच्चों, समान गुणधर्म वाले तत्वों को काम में लिया और उन तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। दूसरी बात बच्चों, 3 तत्व वाले उसने क्या बनाए, समूह बनाए और उन तत्वों को क्या किया, उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया बच्चों, व्यवस्थित किया, यानी उनको आरोही क्रम में जमाया। तो उसके दौरान हमें पता चला कि पहले और अंतिम तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसका जो औसत होगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या आएगा बच्चों, लगभग बराबर आएगा। क्लियर। इसके बाद में देखो बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं। देखो अगर इसके एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जैसे आपको पता है बच्चों, डोबे राइनर के त्रिक, एक तो कौन सा आया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये 3 तत्व थे बच्चों जिनको एक समूह के अंदर रखा गया। फिर इसी प्रकार देखो, एक आ गया कैल्शियम, एक आ गया बच्चों एसआर का मतलब क्या हो गया आपका, स्कैंडियम, एक आ गया बच्चों आपका बेरियम, एक आ गया जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इस प्रकार से 3 तत्वों को लेकर उनके क्या बनाए थे बच्चों, समूह बनाए थे। ठीक है, तो ये आपके सामने 3 समूह है बच्चों। ये हो गया आपका समूह फर्स्ट, ये हो गया आपका समूह सेकंड, या एसआर का मतलब होता है बच्चों स्ट्रोंटियम। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। और ये क्या हो गया बच्चों, आपका तीसरा समूह। तो पहले समूह के अंदर तो आ गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरे समूह के अंदर आ गया बच्चों कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, एक आ गया बच्चों आपका बेरियम। तीसरे समूह के अंदर आ गया क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आ गया बच्चों आपका एक आयोडीन। ठीक है, इसके बाद में देखो बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं। देखो थोड़ा सा जो डोबे राइनर है, इनके बच्चों अगर हम लोग जीवनी को लेकर बात करें तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, आपकी बुक में दिया गया है और आपको जानकारी रखना जरूरी है। हो सकता है यहाँ से 1 आध नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। बच्चों पहली बात,
जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर, इनका पूरा नाम क्या था बताओ? जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर। इन्होंने क्या किया था बच्चों? जर्मनी जो शहर है, उस जर्मनी शहर के अंदर एक जगह पड़ती है म्यून्सबर्ग के नाम से। उस म्यून्सबर्ग में इन्होंने क्या किया बच्चों? औषधि का मतलब क्या हो गया? दवाइयाँ, यानी औषधि विज्ञान की क्या करी? पढ़ाई की। और उसके बाद में स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का क्या किया था बच्चों? इन्होंने अध्ययन किया था। फिर वे एक विश्वविद्यालय था जेना विश्वविद्यालय, वहाँ क्या हुए बच्चों? रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। और उन्होंने ही क्या किया? सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में क्या किया था बच्चों? पहचाना था। तो यहाँ से देखो आपके लिए बच्चों जो एक अच्छा प्रश्न बनता है वो यह है कंपटीशन एग्जाम के लेवल से कि सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना था? तो आप कहोगे बच्चों जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर ने इस चीज की क्या की थी? सबसे पहले बोलो क्या की थी बच्चों? पहचान की थी और समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का क्या हुआ था बच्चों? विकास हुआ था। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर जर्मनी के बच्चों वैज्ञानिक थे। जर्मनी के अंदर एक शहर है और शहर का नाम क्या है बच्चों? म्यून्सबर्ग। उस शहर में इन्होंने क्या किया था? औषधि विज्ञान की पढ़ाई करी थी बच्चों, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया? स्ट्रेसबर्ग में क्या किया बच्चों? रसायन शास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया। और रसायन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद जेना विश्वविद्यालय के अंदर रसायन एवं औषधि विज्ञान के क्या बन गए बच्चों? प्रोफेसर बनाए गए, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि सर सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना था? तो नाम आता है बच्चों जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर का, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखो समान त्रिक की भी डोबेराइनर ने खोज की थी और इससे आगे जाके क्या हुआ था? तत्वों की जो आवर्त सारणी है उसका क्या हुआ था बच्चों? विकास हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ता हूं बच्चों, आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, ध्यान रखना। अब देखो आपके लिए एक एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे हम बात कर रहे थे कि डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे, ठीक है। उसमें पहला समूह था और पहले समूह के जो बच्चों तीन तत्व थे वो जैसे कौन सा आ गया? पहला तत्व हमने कौन सा लिया बताओ? लिथियम, ठीक है। लिथियम का परमाणु जो द्रव्यमान है बच्चों वो कितना है? 6.9। फिर देखो आ गया हमारे पास में सोडियम। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है बच्चों? यह आ गया 23.0। इसी प्रकार पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया बच्चों? 39.0। सबसे पहली चीज आप कहोगे सर डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों का चुनाव किया था। फिर सर उन्होंने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे, उन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया था? व्यवस्थित किया था। आपने देखा जैसे 6 के बाद में 23, 23 के बाद में 39, परमाणु द्रव्यमान की क्या हो रही है बच्चों? वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो हमें पता चला कि पहले और अंतिम तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा बच्चों वो इस बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या आता है बच्चों? बराबर हमारे को प्राप्त होता है। अब आप कहोगे सर ये चीज कैसे आई? तो ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात। याद करो बचपन के वो दिन जब आप लोग कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा किया करते थे, ठीक है। उस समय बच्चों आपको गणित वाले गुरुजी ने सिखाया होगा कि बच्चों औसत बराबर फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं? तो आप कहोगे सर औसत का मतलब तो एवरेज होता है और औसत बराबर क्या होता है बच्चों? राशियों का योग और बटे में क्या आता है बच्चों? राशियों की संख्या, ठीक है। अब देखो औसत निकालेंगे तो राशियों का योग हो जाएगा बच्चों 6.9 प्लस का 39 और बटे में क्या आ जाएगा 2।
39 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 45.9 बटे में कितना आ गया 2। 2 का भाग देंगे 45 में तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 2 नाम 18, लगभग बच्चों कितना आ रहा है 22 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप कहोगे सर देखो 22 पॉइंट कुछ जो आ रहा है हमारे पास में वो किसके बराबर है बताओ 23.0 के लगभग क्या आ गया बच्चों बराबर आ गया। ठीक है। दूसरी बात, अब आपसे क्या पूछा गया था, लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है। तो आप कहोगे सर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 39 में जोड़ा 6.9 तो आ गया 45.9। 45.9 में बच्चों 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा कितना हुआ बच्चों 19। 19 में 2 का भाग दिया तो बताओ कितनी बार गया। आपने कहा सर 9 बार, क्योंकि 2 नाम 18, एक बच गया। अब आप कहोगे सर 2 पंजे 10। ठीक है, तो 22.95 आपको क्या प्राप्त हो गया बच्चों औसत प्राप्त हो गया। और सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना कैसे करेंगे तो हमें पता चला कि सर ये क्या आता है लगभग बराबर हमारे को क्या हो जाता है बच्चों प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बच्चों तत्वों के वर्गीकरण को लेकर किया गया सबसे पहला प्रयास डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा, जिसने त्रिक सिद्धांत दिया था और 3-3 तत्वों के समूह बनाए थे। क्लियर बच्चों, याद करो मेरे साथ, कोशिश करो बेटा आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए। लिखना कुछ नहीं है, पीडीएफ में आपके नंबरों पे भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर देना, वहां से सीधे समय निकाल कर नोट्स बना लेना। 1-2 बार बच्चों इस क्लास को पढ़ोगे, मेरे साथ गौर से सुनोगे तो आपको स्वतः ही ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। 4 नंबर है बच्चों बोर्ड एग्जाम में और मेरा टारगेट है आपको 100 में से 100 दिलाना। तो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, यहां से 4 नंबर तैयार कर लेंगे, मतलब फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है इस चैप्टर में। तो आगे देखो बच्चों, अब बात करते हैं आगे। देखो दूसरा प्रयास किया था बच्चों फिर किसने, न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने। न्यूलैंड्स का पढ़ेंगे बच्चों यहां पर कौन सा, अष्टक सिद्धांत। बच्चों आपको पता है अष्टक यानी क्या होता है 8। अब इस 8 की ऐसी क्या खास बात है उस चीज को हम लोग यहां पर देखेंगे। डोबेराइनर के प्रयासों ने दूसरे जो वैज्ञानिक थे रसायनज्ञ थे उनको तत्वों के गुणधर्म का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया था बच्चों, प्रोत्साहित किया था। इस लाइन को हालांकि लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सभी बच्चे ध्यान देना, आपको अपने नोट्सों के अंदर बच्चों यहां से स्टार्ट करना है कि सन 1866 की बात है। 1866 के अंदर देखो बच्चों, पीछे आपने क्या देखा था, यहां आपको पता चला कि सर जब डोबेराइनर आया था तो वो बताओ बच्चों कब की बात थी। तो आप कहोगे सर 1817 की बात थी। अब 1817 के बाद में बच्चों न्यूलैंड्स कब आएगा, 1866 में। तो इसके दौरान देखो कितने नए तत्व प्राप्त होंगे, कहाँ से काम करना स्टार्ट करेगा, क्या नई जानकारी देगा, ये सब चीज़ें आप लोग देखोगे। तो देखो बच्चों 1866 में आ गए, अंग्रेज था वैज्ञानिक और पूरा नाम क्या था बच्चों इसका, जॉन न्यूलैंड्स। ठीक है, जॉन न्यूलैंड्स ने क्या किया बच्चों, ज्ञात तत्वों को, ध्यान देना बच्चों, जब न्यूलैंड्स काम करने आए था ना उस समय प्रकृति के अंदर कितने तत्व विद्यमान थे बच्चों, याद रखना 63 तत्व। 118 तो बाद में हुए टोटल। न्यूलैंड्स जब काम करने आया था बच्चों उस समय हमारी प्रकृति के अंदर बताओ कितने तत्व विद्यमान थे। तो आप कहोगे सर हमारी प्रकृति के अंदर 63 यानी 63 तत्व विद्यमान थे। अब देखो सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में क्या किया बच्चों, व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम
परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से क्या किया बच्चों, स्टार्ट किया। और 56वां तत्व बताओ कौन सा था, थ्योरियम। ठीक है, उस पर इसे क्या कर दिया बताओ, समाप्त कर दिया। तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है बच्चों, वो पहले तत्व के गुणधर्म के क्या है, समान है। सभी प्यारे बच्चे एक बार मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, डोबेराइनर ने क्या किया था, 3 तत्वों के समूह बनाए थे और उन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था। वही काम किसने किया, न्यूलैंड्स ने। 1866 में आया, अंग्रेज वैज्ञानिक था, पूरा नाम था बच्चों जॉन न्यूलैंड्स। इसने क्या किया, तत्वों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। स्टार्टिंग कहाँ से करी बच्चों, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी प्रकृति के अंदर जो 118 तत्व है, उनमें सबसे कम परमाणु द्रव्यमान कौन से तत्व का है, सबसे गरीब तत्व कौन सा है, तो आप कहोगे बच्चों हाइड्रोजन। लेकिन ध्यान रखना, सबसे हल्का तत्व भी कौन सा है बच्चों, हाइड्रोजन ही। और जो सबसे हल्का होता है वो हल्का केवल दिखता ही है, बाकी उसका काम बहुत जोर का होता है। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन से अपने काम की शुरुआत कर दी और 56वां जो तत्व था बच्चों थ्योरियम, वहां तक तो न्यूलैंड्स की गाड़ी चली और उसके बाद न्यूलैंड्स की गाड़ी भी क्या हो गई, पटरी पर से उतर गई। इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई। अब आगे जाकर क्या गड़बड़ हुई, क्या न्यूलैंड्स की कमी सामने आएगी, वो आप लोग ध्यान से सुनो बच्चों। इसने क्या किया, हाइड्रोजन से काम को स्टार्ट किया, 56वें तत्व तक काम करता गया। तो वहां तक हमारे को क्या चीज देखने को मिली, तो हमें पता चला बच्चों कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म था वो पहले वाले गुणधर्म के समान हमारे को क्या होता है बच्चों, प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद देखो फिर इसने क्या किया बच्चों, अष्टक सिद्धांत की जो तुलना है बच्चों वो किससे की, ध्यान रखना, संगीत के अष्टक से करी। ठीक है, और इस कारण उनको बच्चों अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहोगे सर न्यूलैंड्स ने दिया था। दूसरी बात बच्चों, न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था, इसमें आप लोग देख रहे हो कि सर लिथियम एवं सोडियम के जो गुणधर्म है वो समान थे। सोडियम लिथियम के बाद क्या होता है बच्चों, 8वां तत्व हमारे को प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा लिथियम आ गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां तत्व कौन सा प्राप्त हो गया बताओ, सोडियम प्राप्त हो गया। क्लियर। इसके बाद आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, तो सोडियम के बाद हमारे को 8वां तत्व कौन सा प्राप्त हो जाता है, पोटेशियम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से बच्चों आपको ये पता चलेगा कि मैं एक बार वापस आपसे कह रहा हूँ बच्चों, न्यूलैंड्स जब काम करने आया तो उस समय प्रकृति के अंदर 63 तत्व ज्ञात थे। इसने क्या किया था बच्चों, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। और दूसरी बात, स्टार्ट कहाँ से किया, हाइड्रोजन से कार्य स्टार्ट किया और 56वें तत्व थ्योरियम तक तो चला। ठीक है, इसके दौरान हमें क्या पता चला कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है बच्चों वो पहले गुणधर्म क्या दिखाई दिया हमारे को, समान दिखाई दिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया बच्चों, संगीत के अष्टक से अपने अष्टक सिद्धांत की क्या करी, तुलना करी, और इस कारण बच्चों इसे न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना गया। क्लियर बच्चों। इसी तरह आपको पता है बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में अधिक समानता है और न्यूलैंड्स के अष्टक के मूल रूप का एक भाग आपको सारणी 5.3 में बच्चों दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संगीत का अष्टक क्या है बच्चों, सा रे गा मा पा घा नी सा। तो यानी प्रत्येक 8वां तत्व हमारे को सा क्या हो जाता है बच्चों, प्राप्त हो जाता है। ठीक है,
दूसरी बात, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आ गया फ्लोरीन, आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस प्रकार से बच्चों ये तत्व क्या होते हैं, आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ऐसा देखा गया बच्चों, आगे जब उसका रिजल्ट जो हमारे को प्राप्त हुआ उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकला, उस चीज़ का हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो ऐसा देखा गया कि अष्टक का जो सिद्धांत था बच्चों, वो केवल कैल्शियम तक ही क्या होता है, लागू होता है। देखो कुछ प्रश्न है, छोटे प्रश्न है, बहुत गौर से समझना बच्चों। न्यूलैंड्स ने कार्य स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से, 56वें तत्व थ्योरियम पर क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन ध्यान से सुनना, निष्कर्ष के दौरान पता चला कि अष्टक का जो सिद्धांत है बच्चों, वो केवल कैल्शियम तक ही क्या होता है, बताओ, लागू होता है। क्योंकि कैल्शियम के बाद बच्चों जो प्रत्येक 8वां तत्व है उसका गुणधर्म जो है बच्चों, वो पहले तत्व से नहीं मिलता है। ठीक है। न्यूलैंड्स ने बच्चों कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में बच्चों कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। गौर से सुनना बच्चों इस बात को। देखो आपको पता है जब भी आप लोग नया कार्य करते हो ना, तो एक साथ जोश में आ जाते हो। इसी प्रकार बच्चों क्या हुआ, न्यूलैंड्स ने भी जब ये जानकारी दी तो बड़ा जोश में आ गया न्यूलैंड्स भी। ठीक है। और उसने ये कह दिया कि साहब प्रकृति में तो केवल 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में अन्य तत्व नहीं मिलेगा। जबकि न्यूलैंड्स को ये पता नहीं है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत भारी पीढ़ी है, बहुत भावी है वो। तो उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, कई नए तत्वों की खोज हुई और ऐसे ऐसे तत्वों की खोज हुई बच्चों जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। तो जब ये चीजें सामने आई तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था वो भी क्या हो गया बच्चों, असफल हो गया। अब एक बात बताओ, डोबेराइनर भी असफल हो गया, न्यूलैंड्स भी असफल हो गया। इसका मतलब आगे जो वैज्ञानिक आएगा वो बड़ा धमाका करेगा। और वो वैज्ञानिक आएगा बच्चों जिसका नाम आपने स्टार्टिंग में सुना था, मेंडलीफ। उसने क्या किया था बच्चों, तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण का सबसे पहले प्रयास किया था। ठीक है बच्चों। तो अब पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूलैंड्स के बारे में। एक बार जल्दी से रिवीजन करो आप लोग इसका। चलो बच्चों आ जाओ अब नई चीज के बारे में। ठीक है। तो इस प्रकार देखो बच्चों, न्यूलैंड्स जो है वो अष्टक, न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था वो केवल बच्चों हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से क्या हो पाया, लागू हो पाया। नोबल गैसों की जब बच्चों खोज हुई थी तो नोबल गैसों की खोज के बाद में अष्टक का जो सिद्धांत है बच्चों वो क्या हो गया था, अप्रासंगिक, यानी बच्चों क्या हो गया था, असफल हो गया था। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अब होगा धमाका, क्योंकि अब आएगा मेंडलीफ। ये तो 56-63 तत्व ही लेकर आए, लेकिन जब मेंडलीफ आएगा तो बच्चों ध्यान रखना 118 तत्वों का धमाका करेगा। पहले तो पढ़ेंगे हम लोग मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और फिर जब बच्चों उसको आधुनिक बदला जाएगा फिर बात करेंगे मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी को लेकर। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है ना, आपने देखा लगभग मेरे हिसाब से 35 मिनट का समय हुआ होगा और आपने इतनी चीज को कवर कर लिया। अगली जो क्लास होगी बच्चों उसमें पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा। सोचो आपका कितना समय बचाया मैंने। 2 क्लासों के अंदर आपका एक चैप्टर पूरा करवा रहा हूं, और 2 क्लासों का मतलब है बच्चों 1 से 1.5 घंटा।
अगर 1 से 1.5 घंटा आप लोग 2 बार भी पढ़ोगे बच्चों, तो 3 घंटे पढ़ने से अगर आपको 4 नंबर मिल गए, तो सोचो 80 नंबरों के लिए आपको मात्र कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहो, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो बच्चों, और तैयार रहो अगले क्लास में मेंडलीव का धमाका देखने के लिए। जब तक आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।